स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, आज के इस सेशन में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पिछले 10 से ज़्यादा सालों में हज़ारों बच्चों को, हज़ारों सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ इस सेशन में है दीपांशु सिंह। वेलकम दीपांशु टू स्टडी IQ एंड वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू मोहित। दीपांशु, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बहुत सारे बच्चे आपको प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, आपको एज अ फैकल्टी उन्होंने देखा है, बट आपको एज अ पर्सन आपकी क्या जर्नी रही उसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज हमें उसके बारे में बताएं कि आपकी खुद की जर्नी कैसी रही। तो जैसा आपने बताया मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और 10 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में गाइड करते हुए, मेंटोर करते हुए स्टूडेंट्स को। और बहुत कम लोग जानते हैं, मैं भी पेशे से इंजीनियर ही हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी हुई है। और उसके बाद आई हैव वर्कड इन अ फ्यू कॉर्पोरेट्स। फिर उसके बाद क्योंकि फैमिली में सिविल सर्वेंट्स थे, तो एक होता तो है ही हंच की यार देना तो है ही, एक बार दे देते हैं। इवन तो कोई प्रेशर नहीं था थैंकफुली मेरे घर में इस चीज़ को लेके। तो फिर क्विट करके आ गया मैं, रिज़ाइन करके, और फिर प्रिपरेशन में लग गया। 3 अटेम्प्ट दिए थे जिसमें 2 मेंस थे और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किया। बट उस समय मेरे सामने जो चैलेंज थी, जो मुझे आज भी लगता है कि लोगों के पास है, कि उस समय हमारे पास 2 ऑप्शनल होते थे, जिसमें मेरा एक साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। तो उस समय 2 ऑप्शनल ही मैनेज करना अपने आप में चैलेंज था। आज के टाइम पे शायद वो एक ऑप्शनल भी मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। फिर जैसे जैसे पैटर्न चेंज हुआ, तो उसके हिसाब से चीज़ें भी चेंज करनी थी। बट कहीं ना कहीं मुझे उस समय लगा कि जब टेक्नोलॉजी उतनी रैपिडली चेंज उस समय नहीं हो रही थी, और हम लोग भी अडेप्ट नहीं हो पाए चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से, तो फिर मैं टीचिंग फील्ड में, मतलब आप कह सकते हो बाई चांस टीचर था। क्योंकि ऐसे तो कभी किसी को पढ़ाया था नहीं, बस अपने ग्रुप में लोगों को पढ़ा दिया था, तो कॉलेज में भी गाइड कर दिया था जूनियर्स को। बट बाई चांस एक मौका मिला प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करी, साथ साथ में ऑफलाइन में भी एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। और बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि टीचिंग एज अ सीरियस प्रोफेशन उस समय हो सकता है। वो चीज़ तब हुई जब रैंक 4 ऑल इंडिया UPSC में आई। वो मेरी स्टूडेंट हैं। और फिर मुझे लगा कि इससे ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। फिर ग्रेजुअली मैं फिर इस फील्ड में तब से गाइड कर रहा हूँ। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स भी हैं इसमें, बट मेजरली तो यही रही है। तो दीपांशु, जैसे जब आप तैयारी कर रहे थे, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे मैं भी जैसे तैयारी करता था, और उस टाइम पे ऑनलाइन मीडियम्स इतने ज्यादा नहीं थे, बिल्कुल, रादर थे ही नहीं। आई वुड से इट वाज मेजर ऑफलाइन इंडस्ट्री। बट रिसेंट ईयर्स में हम देखते हैं कि ऑनलाइन इंडस्ट्री हैज बिकम अ थिंग, है ना। तो आपको खुद कैसा लगता है कि बीइंग पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन इंडस्ट्री की हम लोग कैसे इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं? मोहित, बिल्कुल सही बोला आपने। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमें वही करोलबाग की गलियों में घूमना पड़ता था बुक्स के लिए, और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। मतलब एक चैलेंज होता था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, तो आप किसके पास जाओगे? इवेंचुअली आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और उस समय एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी सबके लिए, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इतने नहीं थे। ऑनलाइन जब से आया है, आई थिंक, और स्पेशली कोविड के बाद से, आई थिंक सब लोगों को रियलाइज हो गया है कि हाँ, सीरियस प्रिपरेशन ऑनलाइन हो सकती है। जो लोगों को लगता था कि नहीं, आपको एक क्लासरूम में ना 4x4 का क्लासरूम में टीचर जब तक नहीं डांटेगा, आपको पढ़ाएगा नहीं, हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, तब तक आप सीरियस प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। आई थिंक वो चीज ऑनलाइन ने अब चेंज कर दी है, स्पेशली बिकॉज ऑफ आफ्टर कोविड। तो आई थिंक सीरियस प्रिपरेशन भी हो रही है और सीरियस रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। राइट। और मैं कहूँगा कि इसके अलावा, जैसे जो बच्चे इंडिया के बहुत मतलब टियर 2 टियर 3 इलाकों से हैं, जिनके पास कोई संसाधन ही नहीं थे तैयारी करने के लिए, नाउ दे हैव अ फेयर शॉट एट क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो जैसे आप एज पार्ट ऑफ योर, तो दोस्तों बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर दीपांशु पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर भी हैं गवर्नमेंट को। तो ये जो एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग है उसमें एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर भी हैं। तो एज पार्ट ऑफ दैट आप काफी ट्रैवल भी करते हैं, जैसा आपने मुझे बताया। तो उस लिहाज से जो बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की बात करूं या कुछ विलेजेस की बात करूं, तो उन बच्चों से इंटरेक्ट करके, मतलब व्हाट डू यू फील कि नाउ, मतलब डू यू थिंक कि यार सिविल सर्विसेज की अच्छी प्रिपरेशन उनको वहीं बैठ के मिल सकती है? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूँ इस बारे में, स्टडी IQ से ही रिलेटेड है। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत सारे लेक्चर्स देखते थे। और इंटरेस्टिंगली एक कॉन्वर्सेशन में बात निकल के आई कि अच्छा, एक स्टडी IQ भी चैनल है, बहुत अच्छे वीडियोस उस पर आते हैं। तो मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि यहाँ पे रिमोटेस्ट एरिया में ना लोग जानते हैं चैनल को,
और ये नहीं कि सिर्फ लोग YouTube एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, YouTube के लिए सीरियस कंजम्पशन है, मतलब सीरियस क्राउड है जो चाहता है कि भाई हमारी प्रिपरेशन हो रही है और सीरियस कंटेंट भी मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इस समय, राइट। कि इतना ज्यादा कंटेंट है और बिखरा हुआ है कि ट्रस्ट वर्दी अगर आप देखेंगे चैनल्स बहुत कम है। तो आई थिंक उस जगह स्टडी IQ ने ये जगह बहुत अच्छी तरीके से फिल कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जब मैं जाता हूँ और एज अ पॉलिसी एडवाइजर भी जाता हूँ, तो मैं जनरली एजुकेशन प्रोग्राम्स ही देख रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि सर हम प्रिपरेशन कर तो लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक सही गाइडेंस नहीं मिल रहा हमें। तो आई थिंक उस जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अभी बहुत स्पेस है जगह भरने के लिए, जो ग्रेजुअली हो रहा है। राइट राइट। दीपांशु, एक चीज, जैसे आपको बहुत लोग करंट अफेयर से जानते हैं, जी। करंट अफेयर्स के बहुत ही एक्सपर्ट टीचर रहे हैं आप खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर्स? तो मैं हिंदू एनालिसिस करके, अगर आप देखोगे, या न्यूज एनालिसिस आप बोल सकते हो उसको, हमने या न्यूज़पेपर एनालिसिस बोल सकते हो, स्टार्ट किया था 2016 में। तो वो काफी हिट हुआ क्योंकि उस समय तक हम लोग कुछ ऐसा करते नहीं थे और ऑनलाइन था भी नहीं उस समय। बट मैं ट्रस्ट में बता सकता हूँ आपको कि उसको प्रिपेयर करने के लिए जो आपको 1 घंटा लगता है कि हम लोग 1 घंटे में पढ़ा देते हैं या 45 मिनट से पढ़ा देते हैं, उसमें बैकग्राउंड जो एफर्ट होता है वो 6 घंटे से कम का नहीं होता। क्योंकि अगर आप कोई भी एक न्यूज़पेपर भी पकड़ोगे, उसके अलावा आपको 2-3 रेफर करना पड़ता है कि क्या इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकता है हमें एग्जाम के लिए। तो वो चीज जो आपको ना करनी पड़े, वो हम कोशिश करते हैं कि उसके थ्रू डिलीवर कर पाए। एंड आई थिंक वो एफर्ट ही है जो फाइनली वो वीडियो में दिखता है आपको, कि हम लोग वो चीज आपके लिए इजी कर पाते हैं। और दीपांशु, जैसे बहुत बच्चों का जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, उनको अक्सर ये एक डिलेमा में होते हैं कि हम करंट कब शुरू करें। जी। हम डे 1 से शुरू कर दें या पहले कुछ स्टैटिक पढ़ लें फिर करंट शुरू करें। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से लगता है कि करंट अफेयर्स डे 1 से चालू कर देना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इकोनॉमी का कोई टॉपिक न्यूज में आया, फॉर एग्जांपल कि आरबीआई ने कुछ किया या कोई भी पॉलिसी आई है। अब अगर मान लीजिए आपके फाउंडेशन बैच, अगर आप कहीं कोचिंग या गाइडेंस ले रहे हैं, हो सकता है इकोनॉमी बहुत बाद में आए उस बैच में, लेकिन तब तक हो सकता है बहुत सारी क्रूशियल न्यूज और इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए आपसे, और आपने उस वजह से न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा कि मैं इकोनॉमी सेक्शन छोड़ दूंगा, या मैं एग्रीकल्चर नहीं देखूंगा, या मैं पॉलिटी वाला पोर्शन ही नहीं पढ़ूंगा। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जो बाद में कवर अप करना काफी फेटल सी हो जाती है इस एग्जाम में। तो अगर आप शुरू में थोड़ा पढ़ेंगे, एटलीस्ट 5% तो समझ में आएगा, इफ नॉट 100%। वो बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट से ना आप ओवरकम कर लोगे। जो हमें लगता है कि वो 5% है, वो ग्रो कर जाता है, और जब आप दोबारा उसको स्टैटिक से करोगे तो वो रीइंफोर्स ही होता है दोबारा। तो दोस्तों, जैसा दीपांशु ने बताया कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डे 1 से ही करंट के साथ जो आपकी फेमिलियरिटी है वो बननी शुरू हो जी। जानी चाहिए, और हिंदू वगैरह की जो रीडिंग है वो शुरू होनी बिल्कुल। चाहिए। और इसीलिए हमारे जो लाइफ फाउंडेशन बैच है उसके अंदर करंट अफेयर्स प्रोग्राम जो है वो आपको डेली प्रोवाइड कराया जाता है, वीडियो और टेक्स्ट की फॉर्म में। दीपांशु, एक प्रॉब्लम और जिससे स्टूडेंट्स जूझते हैं वो ये है कि करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं। तो उसमें आपकी क्या अप्रोच रही है, आप क्या गाइड करते हैं बच्चों को? मेरा तो पर्सनली था, क्योंकि हम लोग उस समय टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था, लेकिन उतने टेक savvy भी नहीं थे, तो मैं तो वो रजिस्टर निकालता था स्पाइरल वाला। मैं A4 पे नहीं बनाता। तो उसका बहुत सिंपल रीजन है कि मान लीजिए मैंने अगर A4 पे अपने नोट्स बनाए हैं और कल को एक अनफॉर्चुनेट डे हो, मेरे वो नोट्स खो जाएं या एक भी पेज गायब हो जाए, तो मेरी साल भर की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आई ऑलवेज प्रिफर्ड कि मैं स्पाइरल नोट्स में सेक्शन डिवाइड कर देता था, GS 1 2 3 4। अब जिसे GS 4 एथिक्स है, तो उसमें इतना ज्यादा करंट रहता नहीं है। सिमिलरली GS 1 भी बहुत ज्यादा स्टैटिक रहता है। मेरी जो मेजर कॉपी मोटी रहती थी वो थी GS 2 और GS 3। तो मैं उसमें क्या करता था, जैसे मान लीजिए GS 2 में पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है, और पॉलिटी में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो उसका मैं क्या करता था, स्टिकी नोट्स बना देता था कि अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो मैं उसको लिखूंगा। तो मैं डेट वाइज नहीं बनाता था, मैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाता था। और उससे क्या होता था कि हमें इनिशियली लगता है कि बहुत टफ काम है, विच इज ट्रू, बट जब आप मेंस लिखने जाते हो तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक इशू बेस पे 10 से ज्यादा पॉइंट रहते हैं। अगर मैं वही डेली अगर डेट वाइज बनाऊंगा तो मैं कितनी बार पन्ने पलटूंगा, मुझे पता भी नहीं रहेगा कि मैंने आधा कहाँ लिखा है और कहाँ लिखा है। तो आई यूज्ड टू प्रेफर दैट। तो दोस्तों, दीपांशु ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंसाइट दी है कि जब करंट अफेयर्स की बात आती है, अक्सर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि मैं ये सोर्स पढूं या वो सोर्स पढूं, रादर देन हैविंग अ सोर्स सेंट्रिक अप्रोच, हैव अ इशू सेंट्रिक अप्रोच। जो दीपांशु ने बताया कि आपने टॉपिक पकड़ लिया और टॉपिक किस तरह से डेवलप हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप इकट्ठा एक जगह रखें, सो दैट एंड में रिवीजन भी उस टॉपिक का आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट है टू हाउ टू कवर करंट अफेयर्स एंड हाउ टू मेक नोट्स ऑफ दोज करंट अफेयर्स। दीपांशु, करंट अफेयर्स के अलावा GS ज्योग्राफी में आपकी काफी इंटरेस्ट रहा है, हम डिस्कशन भी कर रहे थे। तो GS ज्योग्राफी में आप क्या देखते हैं कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये GS ज्योग्राफी कवर करना और कैसे करना है?
मेरी ना एक फिलॉसफी है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मेरी, अगर आप पूछोगे कि एग्जाम को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं उसको जीप स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। जीप का मतलब यहाँ पे जीईईपी है, इट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि अगर आप जाके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो जीप जो सब्जेक्ट है ये 65 to 70% वेटेज लेके जाते हैं आपके, चाहे वो प्रीलिम्स भी ले लो चाहे आप मेंस ले लो। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि अगर आप इन सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग एरियाज बना लोगे तो आपका प्रीलिम्स बहुत इजी हो जाएगा। हिस्ट्री और बाकी सब चीजें फिलर्स हैं, जो मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आप वहां पे गारंटी से नहीं बोल सकते कि आप हिस्ट्री का क्वेश्चन सही कर पाओगे। बट अगर आपने ज्योग्राफी, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब सब्जेक्ट पे कमांड बना ली, इवन फॉर दैट मैटर इकोनॉमी की स्टैटिक पोर्शन अगर आपने ढंग से कर लिया तो आप ये कह सकते हो कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 12 तो सही कर ही दूंगा या कर ही दूंगी। ज्योग्राफी के साथ मेरा ऐसा है कि मुझे पर्सनली ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और मैं जब ट्रैवल करता हूं तो उसमें क्या होता है कि जब मैं लैंडफॉर्म्स देखता हूं तो हमने जब प्रिपरेशन करी थी तो उस समय हमें कनेक्ट नहीं हुआ। अब टीचिंग जब हम कर रहे हैं तो अब ज्यादा बेटर कनेक्ट हो रहा है कि अच्छा ये ज्योग्राफी है तो इसमें ये जो हिमालयन रेंज है ये ऐसी क्यों है, या ये इंजलबर्ग क्या है, या फिर ये ग्लेशियर में मोरेन्स क्या होती हैं, तो वो मेरा वहां से आ जाता है। तो इसलिए जब मैं अपने, अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि मैं जो पर्सनल इमेजेस क्लिक किए हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेरी अपनी वाइफ से लड़ाई भी हो जाती है इस बात को लेके कि वो बोलती है कि तुम क्लास लेने आते हो या ट्रैवल करने आते हो क्योंकि मैं फोटो खींच रहा होता हूँ कि यार ये लैंडफॉर्म ऐसा दिख रहा है, इसको मैं क्लास में यूज करूंगा। तो वो आई थिंक दैट्स एट द पर्सनल टच जो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। तो कहीं ना कहीं उन फोटोग्राफ्स के थ्रू आप बच्चों को वहां ले जाते हैं और समझाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप भी दीपांशु से ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें दीपांशु सर जीएस ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो दीपांशु, जीएस ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की हमने बात करी, इसके अलावा आप मुझे सोशोलॉजी की कहानियां बता रहे थे अपने ऑप्शनल की। तो सोशोलॉजी ऑप्शनल आपने क्यों चूज किया? जैसे मैंने बताया कि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तब 2 ऑप्शनल होते थे, तो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि साइकोलॉजी बहुत टेक्निकल होता जा रहा है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर आप देखेंगे मार्क्स मिलते हैं बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि यूपीएससी स्केलिंग करता है क्या, और उसका कहीं ना कहीं आप चाहे अग्री करो चाहे आप ना अग्री करो, साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ा है। तो जो रिजल्ट्स आते थे कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि यार शायद वो नहीं आ रहे, और नंबर मेरे भी, अगर मैं कहूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन रुका है तो शायद मेरा साइकोलॉजी में नंबर कहीं कम रह गया। फिर मैंने जब सोशियोलॉजी को पढ़ना चालू किया, और एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसमें, सोशल रिसर्च, तो मैंने थोड़ा उसमें रिसर्च भी किया और फिर मैंने पढ़ा। और सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मुझे लगता है कि वो हर किसी के पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से वहां इंटरेस्ट डेवलप हुआ, खुद भी पढ़ा और रिसर्च भी किया, फिर ग्राउंड पे भी देखा कि इवेंचुअली अगर आपको सिविल सर्विस में भी जाना है, जो हम लोग आप तैयारी कर रहे हो, उसमें इवेंचुअली आप देखोगे आपको सोशल रिसर्चर्स एंड सोशल जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो आपके साइंटिस्ट हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि कोई भी पॉलिसी अगर आप बनाएंगे एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर अगर आप सेक्रेटेरिएट लेवल पे या सेक्रेटरी लेवल पे जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां की जो सोशल इम्पैक्ट है उसका क्या होने वाला है, वो बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, इवन यूपीएससी ने भी अपने क्वेश्चन का पूछने का तरीका बहुत ज्यादा चेंज कर दिया सोशियोलॉजी का। हम जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पेपर 1 और पेपर 2 जो सोशियोलॉजी का होता है, आप देखेंगे वो भी इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया है तो उसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। तो आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अब जैसे आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हो, साथ में अगर आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट मिल जाए जो उसको है ना थोड़ा और ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दे, तो आई थिंक सोशियोलॉजी फिल्स दैट गैप। तो दीपांशु, जैसे इसमें मेरा एक सवाल है आपसे, अक्सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जैसे जो आपने क्वेश्चंस बोला कि जनरल प्रॉब्लम्स पे आने लग गए, थीम्स पे आने लग गए, तो बच्चे अक्सर इसको ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे जीएस का वो आंसर लिख रहे हैं, बट प्रोबेबली दैट इज नॉट द केस। जीएस का कैसे आंसर लिखा जाता है और ऑप्शनल का कैसे आंसर लिखा जाता है, इसमें एक फर्क होता है। वो फर्क आपके हिसाब से क्या फर्क होता है? वो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मोहित आपने पूछा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और क्योंकि एग्जामिनर ऐसा पूछ लेता है जो बड़ा जेनरिक सा है, जो आप जीएस में भी तो पढ़ ही रहे हो, तो लोगों को लगता है कि हम वहां पे ऐसा आंसर लिख सकते हैं। बट क्योंकि आप ये सोचिए कि ऑप्शनल का अलग से वेटेज है, आपको ऑप्शनल चूज करने का यूपीएससी ने मौका इसलिए दिया है कि आप अपने हिसाब से चूज करिए कि आप इसमें बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो उसमें आप नॉर्मल चीजें तो लिखोगे, ये फैक्ट लिख सकते हो, डेटा लिख सकते हो कि ऐसा हुआ है, बट अगर आप सोशियोलॉजी का अगर उसको आंसर लिखोगे तो यू विल हैव टू इंक्लूड थिंकर्स कि फ्रॉम द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। या जैसे कई बार क्या होता है, इनिशियली सबने देखा कि जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था
तो एक इनिशियल लोगों में रेजिस्टेंस है फॉर चेंज। राइट। तो वो कहीं ना कहीं आप देखो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आप लिंक कर सकते हो, या जनरली क्या होता है जैसे फंक्शनलिज्म का पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी में, वही बोलता है कि जनरली स्टेटस को मेंटेन करने की बात करता है वो, कि कोई चेंज नहीं पसंद है उन्हें। तो वो जनरली हमारे अंदर भी होता है। मैं भी अगर कंफर्ट जोन से यार निकलने की कोशिश करूं तो मुझे भी लगेगा नहीं यार थोड़ा सोचते हैं। तो आई थिंक वो चीज ऐड करना बहुत जरूरी है। तो पर्सपेक्टिव जो सोशियोलॉजिकल एंगल्स है उसको आपको करंट से लिंक करके लिखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। दीपांशु, जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि आप भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जी। आए हैं, तो आई एम श्योर इस सेशन को बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया होगा। हाँ। तो उन इंजीनियर्स को आप कैसे गाइड करना चाहोगे? देखिए, मेरा ऑप्शनल का चूज करने का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप ऑप्शनल तब चूज करिए ऐसा कि या तो आपके पास राइट गाइडेंस अवेलेबल होने चाहिए, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी हो, और आपको रिव्यू करने के लिए, आपकी कॉपी पे फीडबैक देने के लिए कोई होना चाहिए। मतलब जैसे क्या होता है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं, चलिए ये तो ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि यूपीएससी में कंप्यूटर साइंस है ही नहीं, बट लेट्स से आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। बहुत पहले सालों तक क्या होता था कि लोग लेते थे, बट बहुत कम लोगों को पता चलता था इनके बारे में, क्योंकि राइट फीडबैक और गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, इवन दो आपका इंटरेस्ट है। तो आई वुड से कि पहले आप ये देखिए कि अगर इंटरेस्ट है, उसके साथ क्या गाइडेंस अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, तब जाके वो ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ेगा। अगर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे तो देन इट्स अ गैम्बल फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि यहां पे कंटिन्यूअस फीडबैक बहुत जरूरी है। दीपांशु, एक जो प्रॉब्लम रिसेंट टाइम्स में, मतलब बहुत बच्चे हमें लिखते भी हैं और हमें खुद एज एन एस्पिरेंट ये बात पता है कि आंसर राइटिंग एक काफी बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। जी। मतलब अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, इवेंचुअली सर्विस में जाना है, तो आंसर राइटिंग इज दैट थिंग जो आपको क्रैक करना ही होगा। तो आपके हिसाब से हाउ इंपॉर्टेंट इज आंसर राइटिंग और बच्चों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में गाइड करें। आंसर राइटिंग को ले भी देखेंगे आपने क्या ना, दो ग्रुप्स हैं। एक बोलता है कि पहले दिन से चालू कर देना चाहिए, एक बोलता है कि नहीं थोड़ा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, जो मुझे लगता है दोनों ही गलत है। पर्सनली मेरा ऐसा ओपिनियन है। उसका रीजन ये है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज बेस है ही नहीं, और अगर आप फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग चालू कर देते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप आंसर लिख तो लोगे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसको आपको राइट, क्योंकि आपने वो फ्रेम नहीं किया और आपने इंटरलिंकिंग नहीं करी है, तो शायद वो आपको पहला आंसर हमेशा बेस्ट आंसर ही लगेगा। बट जब आप लिखने लग जाते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली, तब आपको रियलाइज होता है कि यार पहले आंसर में मैंने क्या लिखा है। Right. मतलब आप खुद रियलाइज करोगे कि जब आप फर्स्ट आंसर को कंपेयर करोगे अपने 10th आंसर से, आपको लगेगा यार मतलब यूपीएससी एग्जाम में मुझे एक नंबर भी नहीं देगा इसके लिए। सो आई थिंक कि आंसर राइटिंग सबसे क्रूशियल चीज है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देखिए, इस एग्जाम में दो ही चीज आपके हाथ में है। इंटरव्यू बहुत डाइसी है, उस दिन आपका क्या परफॉर्मेंस है आपको नहीं पता है, यू कुड हैव अ बैड डे, यू नेवर नो। दो ही चीजें हैं, और ये मैं इसलिए भी बोल सकता हूं बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने टॉप रैंक सिक्योर करी है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंस मार्क्स। प्रीलिम्स इज जस्ट अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। मेंस में पूरी चीजें आपके हाथ में है, और वो तभी बाहर आ सकती हैं जब आपको ये पता हो कि मुझे आंसर कैसे लिखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि इस फील्ड में नॉलेज अनलिमिटेड है। पढ़ाई आप कितनी भी कर सकते हो, वो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि आप उसको 150-250 वर्ड में ना लिख पाओ। बिल्कुल सही बात है। मतलब इतना इंफॉर्मेशन का लोड है, बट अगर आपको उसे प्रेजेंट करना नहीं आता, पेपर पे उतारना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं उस पूरी इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं टेकिंग क्यू फ्रॉम व्हाट दीपांशु सेड कि आंसर राइटिंग जो एक एक्टिविटी है, इसको फॉर द सेक ऑफ राइटिंग नहीं करना चाहिए। हाँ। एक बार आपका एक सर्टन बेस बन जाए, जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करते चले जाएं, वैसे वैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे जैसे लाइफ फाउंडेशन बैच के अंदर फैकल्टी ड्रिवन आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, जो डेली होता है। फैकल्टी आपको एक क्वेश्चन देता है, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, और फैकल्टी जो है उसका अगले दिन प्रॉपर डिस्कशन होता है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के बाद एक प्रॉपर मेंस का टेस्ट होता है, जिसके अंदर एकदम अच्छे से फीडबैक दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, पर्सनलाइज तरीके से वो बताया जाता है। आंसर राइटिंग के अलावा दीपांशु, एक चीज जो रिसेंट ईयर्स में हमने देखी, जो शायद गैप हम भी कहीं ना कहीं फील करते थे जब हम प्रिपरेशन करते थे, वो थी मेंटोरशिप की। कि प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी गलतियां मैंने और आपने करी होंगी, जो कि अवॉइड करी जा सकती थी अगर हमें डे 1 से कोई एक अच्छा मेंटोर मिला होता, जिसने खुद एग्जाम के अलग अलग स्टेजेस बहुत क्लोजली देखे हों। तो आपका क्या इस पे व्यू पॉइंट है कि मेंटोरशिप की सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में कितनी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे? नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे मैं जीएस में भी बता सकता हूँ आपको, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि जब हम लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे तो टीचर्स थे, लेकिन 500 लोगों की भीड़ में टीचर्स के पास लाइन लगानी पड़ती थी डाउट पूछने के लिए। राइट। और उस समय क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से शायद ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी, जो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे स्टडी आईक्यू, जैसा आपने बताया कि एक फैकल्टी ड्रिवन आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जिसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, जो बहुत ही क्रिटिकल है। क्योंकि
टीचर जब तक, देखिए क्या होता है कि मेंटोर्स भी होते हैं और टीचर दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है तो ऑब्वियसली उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे बच्चों पे ध्यान रख पाए। करेक्ट। तो दोनों का सिनर्जी बहुत जरूरी है कि मेंटोर्स जो उन्होंने एटलीस्ट यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है आंसर कैसे लिखना है, वो और जब फैकल्टी मिलकर गाइड करते हैं वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो मेंटोरशिप का रोल बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली ऑप्शनल में। जीएस में तो कह रही, बट ऑप्शनल में तो अनडूएबल है। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू के जीएस फाउंडेशन बैच में हर एक बच्चे को एक डेडिकेटेड मेंटोर एलोकेट किया जाता है, जिसने खुद एग्जाम के मल्टीपल स्टेजेस को एक्सपीरियंस किया है, वो दिया है। और ये जो सारे मेंटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं दे आर गाइडेड बाय फैकल्टीज देमसेल्व्स। तो जैसा दिवांशु ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर एक फैकल्टी हर एक बच्चे का डाउट या उसको पर्सनलाइज तरीके से गाइड नहीं कर सकता। ये एक सिस्टम की लिमिटेशन है, ठीक है। तो ऐसे में 1-to-1 मेंटरशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, गिवन दैट द एग्जाम इज सो लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। दीपांशु, इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को आप किस तरीके से देखते हैं? हाउ हैज द पैटर्न चेंज्ड ओवरऑल? आपको क्या लगता है कि यूपीएससी किस तरफ जा रहा है? मोहिनी, बात सही है। हम लोग अनप्रिडिक्टेबल कमीशन बोलते हैं यूपीएससी को, जो कि बात ठीक है। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे हर 3 साल में यूपीएससी का पैटर्न चेंज होता है, और सही भी है, क्योंकि चेंज इज नेसेसरी, चेंज इज नीड ऑफ द आवर, इनएविटेबल है। जैसे आप देखें ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो ही रहा है, तो उन्हें भी जब क्रीम पे टॉप पोस्ट लेवल पे ऐसे ब्यूरोक्रेसी में लोग चाहिए होते हैं, तो दे वांट पीपल की जो अडेप्ट कर सके सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप देखेंगे हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल होते थे, तो उस समय जीएस पे इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं था, क्योंकि प्रीलिम्स में आप एक ऑप्शनल के बेसिस पे भी क्लियर कर सकते थे। यस, ठीक है। उसके बाद सीसैट आ गया तो चीजें काफी चेंज हो गई, और फिर एथिक्स के आने के बाद बहुत ज्यादा आप देखेंगे रैपिड चेंज आया, क्योंकि एथिक्स ऐसी चीज होती है जो किसी एक सब्जेक्ट से नहीं पढ़ सकते आप, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपका पर्सनल ओपिनियन बहुत मैटर करता है। उसके साथ साथ जो रिसेंट लास्ट 3 सालों में मैंने देखा है जो चेंजेस हो रहे हैं, वो ये है कि यूपीएससी ने ये समझ लिया है कि अब बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होगा, आपको अवेयर रहना है, आपके अगल बगल जो चीजें चल रही हैं उसको आपको अप्लाई करना। तो एप्लीकेशन एंड लॉजिकल जो रीजनिंग है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो जीएस हो। एंड मुझे लगता है आगे जाके और बढ़ेगा ही। जैसे आप देखेंगे लास्ट ईयर प्रीलिम्स उन्होंने पहली बार पूछा कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं। राइट। वो पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर दिया उन्होंने। तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन कितनी है। अगर आप हाफ बेक्ड नॉलेज लेके आ रहे हैं तो शायद इस एग्जाम को क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी विल कीप ऑन थ्रोइंग सरप्राइजेस एट स्टूडेंट्स, एंड वो स्टूडेंट्स कैसे लेते हैं, कैसे उसको अडेप्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर आइंग फॉर द टॉप जॉब इन द कंट्री। तो दीपांशु, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टडी आईक्यू के लाइफ फाउंडेशन बैच में आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटोरशिप और दीपांशु सर से बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइवली तरीके से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। गुड डे। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।